नज़दीक एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, बहुत दिनों के भोजन की व्यवस्था हो गई। वह मर्द हाथी के शरीर के पास गया और उस पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन हाथी की चमड़ी मोटी थी। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उसे चीरने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर में उसे जंगल का राजा सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख उसने सोचा कि क्यों न इससे ही किसी तरह हाथी की मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। जैसे ही सिंह पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपके इस सेवक ने आपके लिए इस हाथी का भोजन तैयार रखा है। कृपया इसे ग्रहण कर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह जंगल का राजा था। वह किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को भला क्यों खाता। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सांप इनकार करते हुए वह बोला और चला गया। सियार बहुत खुश हुआ। अब इस हाथी पर पूर्णतः मेरा अधिकार है। परंतु समस्या अब भी जस की तस थी। थोड़ी देर बाद वहां से एक बाघ गुजरा। मर्द हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लाट टपकने लगी। जीभ लप लपाते हुए वह मर्द हाथी की ओर बढ़ा तो सियार ने उसकी मंशा भाप ली। वह बोला, अरे बाघ भाई, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सब कुशल मंगल तो है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और इस मर्द हाथी के पास क्या कर रहे हो? बाघ ने पूछा। सियार बोला, मैं यहाँ इस मर्द हाथी के रखवाली कर रहा हूँ। सिंह ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी में स्नान करने गया है। वैसे आप इस हाथी का मांस चख सकते थे, लेकिन सिंह तो आपका बैरी ठहरा। उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन झूठा कर दिया है, तो फिर न तो वह आपको छोड़ेगा न ही मुझे। खैर इसी में है कि आप उसके आने से पहले ही यहाँ से चले जाओ। एक मर्द हाथी के लिए सिंह से दुश्मनी लेना सही नहीं रहेगा। सिंह से दुश्मनी मतलब मौत को न्योता देना। यह सोचकर बाघ वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वहां से एक चीता गुजरा। चीते के दांत तेज होते हैं। सियार ने सोचा कि कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि ये चीता हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और बिना मांस खाए भी यहाँ से चलता बने। उसने चीते से कहा, मित्र, आओ आओ देखो, ये मर्द हाथी, ये सिंह का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। तुम भूखे जान पड़ते हो, चाहो तो तुम इसका कुछ मांस खा सकते हो। जैसे ही मैं सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें बता दूंगा, तुम तत्काल भाग जाना। पहले तो चीता सिंह के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मांस खाने के लिए सिंह से पंगा? नहीं नहीं, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मुझे नहीं खाना भाई, तुम ही खाओ। किंतु सियार ने उसको विश्वास दिलाया, अरे डरो मत, सिंह को कौन बताएगा। वैसे भी मैं नजर रख रहा हूँ, जैसे ही सिंह आएगा तुम भाग जाना। सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया और उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब सियार ने देखा कि उसका काम हो गया है, तो वह चीते से बोला, अरे चीता भाई, भागो भागो, शेर आ गया, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। बिना एक क्षण गवाए चीता वहां से भाग गया और सियार ने मजे से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाला। दोस्तों, किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास एक गधा था।
धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था ताकि वह इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। सुनो गधे, अब जाके कुछ खा पी के आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना समय पर घर आ जाना, वरना मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपनी व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपने पेट पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता, इसलिए मैं रात को खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज तो मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भर कर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा चक चक कर ककड़े, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने के लिए मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ मैं कौन सा आलाप लूं? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गया तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के साथ सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को नहीं समझ पाया। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भाप कर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। गधे खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रैकने लगा। उसके रैकने की आवाज जब खेत के रखवालों के कान में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन रैकने में मस्त गधे ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रैकते हुए देखा तो उसे दबोच कर उसकी जमकर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। काश मैं अपने मित्र की बात मान लेता तो शायद मुझे आज इतनी मार नहीं पड़ती। दोस्तों, अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा देना होता है। एक वन में एक सिंह निवास करता था। उसके बाघ, गिद्धड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार का अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक
दिन एक ऊँट कहीं से भटकता हुआ वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊँट पे पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या कोई ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊँट है और ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मार कर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊँट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊँट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा। भाई, कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। ऊँट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बंधाते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वही रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वो कुछ ही दिनों में हष्टपुष्ट हो गया। बाघ, गिद्दड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह सिंह युद्ध में विजय हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा। साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करते हुए बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करें जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा की पालन कर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गिद्दड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊँट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्टपुष्ट हो गया है। जब भी इसको देखता हूँ मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गिद्दड़ बोला। कह तो तुम ठीक रहे हो गिद्दड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाए? कौवा बोला। गिद्दड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गिद्दड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की,
किंतु हमें कोई न मिला। कतनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो हष्ट-पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। खबरदार, मैंने उसे अभेदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टूक जवाब दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने को प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, गिद्दड़ बोला। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला। वनराज, कथनक क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है, आप आज्ञा करें। इस तरह गिद्दड़ ने अपनी चीकनी चोपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वह कथनक के पास पहुंचा और बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में सभी वन्यजीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गिद्दड़ ने बड़ी सभा में कहा, वनराज, हम आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गिद्दड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को चोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गिद्दड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गिद्दड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों, हमें लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, और जब स्वामी जब बुद्धिहीन हो तो उसके साथ ही धूर्त हो तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देता। उसकी बांग सुनकर गांव के लोग सोकर उठ जाते और अपनी दिनचर्या में लग जाते। ये देखकर मुर्गे को घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी बांग से ही पूरा गांव जगता है। वह बांग ना दे तो गांव के लोग सोते ही रह जाए। मैं कितना महान हूँ, अगर मैं ना हूँ तो इन गांव वालों का क्या हो। ये बेचारे गांव वाले कभी उठ ही ना पाए। मैं ही इस संसार को जगाने वाला हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ। वह अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण पक्षी समझने लगा और दूसरे पक्षियों को नीचा समझने लगा। एक दिन उसकी एक कौवे से बहस हो गई। वह उसे भला बुरा कहता हुआ बोला, तू काला कलूटा कौवा किसी के काम का नहीं, बेकार में इधर उधर उड़ता रहता है। मुझे देख, मेरे बिना गांव के लोगों का गुजारा ही नहीं चल सकता। मैं ना रहूं तो पूरा गांव सोता रह जाए। कौवा हंसते हुए बोला, ये तेरी गलतफहमी है मुर्गे, खुद पर इतना घमंड मत कर। ये दुनिया तो ऐसे ही चलती है। तू क्या सोच रहा है, तेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती? तू बांग ना दे फिर भी लोग तो ऐसे ही उठेंगे और जीवन उनका चलता रहेगा। यह सुनकर मुर्गा तेज में आ गया और बोला, कल मैं बाघ नहीं दूंगा, तब देखना क्या होगा। मेरे बिना इस गांव के लोगों का काम चल ही नहीं सकता। कौवे ने कहा, देखते हैं। अगली सुबह मुर्गे ने बांग नहीं दी। वह सोचकर बैठा था कि गांव में कोई भी उठ नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ही देर में गांव के सारे लोग उठ गए और अपने अपने काम पर लग गए। यह देख
मुर्गा आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सारे लोग बिना बांग के उड़ जाएंगे। तब कौवा आया और हंसते हुए बोला, आई तेरी अकल ठिकाने। किसी की वजह से कोई काम नहीं रुकता, इसलिए ये घमंड करना छोड़ दे। ये दुनिया तो तुम्हारे बिना भी चल सकती है, इसलिए अपने कर्म पे ध्यान दे, घमंड को छोड़। मुर्गा बोला, सही कह रहे हो कौवा भैया, मुझे घमंड हो गया था। मुझे लगा कि मेरे बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो कौवे भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन से मुर्गे ने घमंड छोड़ दिया और अपना कर्तव्य समझकर बांग देने लगा। दोस्तों, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चरकर लौट रहा था। उसकी मुलाकात एक बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चढ़कर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है? बाघ बिगड़ कर बोला, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? इस जंगल में तो क्या, इस सारे संसार में समझदार प्राणियों की श्रेणी में मेरा स्थान आता है, और तुम मेरी बात मानना तो दूर मुझसे बहस कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घास हरी नहीं नीली होती है, बेवकूफ जैसी बात मत करो। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकलता देख बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही और कौन गलत। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर उस समय खा पीकर सोने की तैयारी में था। आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट शिकार था, मजा आ गया। अब जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दोनों को अपने पास आया देख शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय आना हुआ और वो भी एक साथ? सब खैरियत तो है? बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूर कर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो, गधा नहीं। गधे, तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। गधा खुश होकर लौट गया। अरे वाह, मजा आ गया। मूर्ख, मुझे गलत बता रहा था। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है। किसी के नीली कह देने से वो नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख और कम अक्ल है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लाकर मेरा समय भी बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है। बाघ ने कान पकड़े और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी जीवन में मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। दोस्तों, मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना हमेशा मूर्खतापूर्ण होता है। जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताजा गधा रोज वहां हरी घास चरने आया करता था।
एक दिन वो बड़े मजे से घास के मैदान में चल रहा था। तभी जंगल से एक भेड़िया वहां आ गया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। गधे को देख वो बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, इस गधे का शिकार कर कई दिनों के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। वह अफसर की ताक में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गधे पर नजर रखने लगा। घास चरते चरते गधे ने उसे देख लिया था और वह समझ गया था कि भेड़िया उसे मारने के फिराक में है। ये दुष्ट भेड़िया मुझे मारने के फिराक में है, तभी इस पेड़ के पीछे छुपा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इससे अपनी जान बचाऊं? गधा यह सब सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ा कर चलने लगा। उसे यूं लंगड़ा कर चलते देख भेड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तू यूं लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं भेड़िया भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? कौन, मैं? भेड़िया चकित होकर बोला, मैं जानता हूँ भेड़िया भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब यह कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना जरूरी है। भेड़िया ने सोचा, गधा सही कह रहा है, खाते समय क्यों बेकार की मुसीबत मोल लूं, इसका कांटा ही निकाल देता हूँ, फिर इसे मार कर मजे से खाऊंगा। वह बोला, जरा दिखाओ तो तुम्हें कहाँ कांटा चुभा है। गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िया उसके पैर के पास गया और कांटे को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िया का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तो उसने एक जोरदार दुलती उसको मार दी। भेड़िया दूर जाकर गिर गया, उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, उसके करने के चक्कर में मैंने दुलती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। दोस्तों, विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए और जो काम अपना नहीं है उसमें जबरदस्ती दखल न दे, अन्यथा लेने के देने पड़ जाते हैं। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा बैठा भूखा शेर सोचने लगा, यदि यही स्थिति रही तो मेरी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा ताकि बैठे बिठाई ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने कौवे को बुलाया और उससे बोला, देखो कौवे, अब मेरी उम्र हो चली है और अब मैं बीमार भी रहने लगा हूँ। मेरा अंतिम समय आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंगल में सभी जानवरों को इस बात का पता चले। तुम जाके सबको बता दो और वो मेरा हाल चाल पूछना चाहे तो आ सकते हैं। कौवा तत्काल जंगल के सभी जानवरों के पास गया और उनसे बोला, देखो मित्रों, जंगल के महाराज शेर अब बहुत बीमार है। उनका अंतिम समय आ चुका है। वो हमारे राजा है, तो प्रजा का भी दायित्व बनता है कि अंतिम समय में अपने राजा की तबीयत जरूर पूछनी चाहिए। देखो मित्रों, जंगल के महाराज शेर अब बहुत बीमार है। उनका अंतिम समय आ चुका है। वो हमारे राजा है, तो प्रजा का भी दायित्व बनता है कि अंतिम समय में अपने राजा की तबीयत जरूर पूछनी चाहिए। जंगल के सारे जानवर आपस में मंत्रणा करने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि वो महाराज का हाल पूछने जरूर जाएंगे।
जंगल के सारे जानवर एक एक करके उनका हाल चाल पूछने शेर के पास आने लगे। जैसे ही कोई जानवर उनसे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी गुफा में ही भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर ही खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर आकर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करे, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान है। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों से मरने से बचा लिया।